Today we will discuss about National Commission for Women. So National Commission for Women एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो बनाई गई थी इन 1992। किस लिए? ताकि वुमेन के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई भी वुमेन से रिलेटेड कोई लॉ बनाती है तो इस कमीशन से कंसल्टेशन ली जाती है। साथ में इसका काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के वुमेन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें रिव्यू करना, उनकी पोजीशन को और आगे बढ़ाने के लिए रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट करना और उनकी ग्रीवांसेस को रेड्रेस करना। इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। उसने रिकमेंड किया कि ऑल ओवर इंडिया एक अपेक्स बॉडी होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फॉर द रेड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे कमीशंस कमेटी अपॉइंट हुई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और लास्ट में 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान को अपॉइंट किया गया। उसने भी यही रिकमेंडेशन दी कि ऑल ओवर इंडिया एक अपेक्स बॉडी होनी चाहिए। फिर क्या होता है, 1990 में गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है, द कमीशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, और इससे क्या होता है 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बनती है। अब ये जो कमीशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो नोडल मिनिस्ट्री है जिसके अंडर मिनिस्ट्री नेशनल कमीशन फॉर वुमेन काम करता है। अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का कंपोजिशन क्या है? तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। तो जो हमारे चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है कि ही शुड बी कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। बस इतना क्वालिफिकेशन चेयरपर्सन के लिए है। मेंबर्स, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? लॉ में, लेजिस्लेशन में, वो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई ऐसी इंडस्ट्री में जिसका उद्देश्य क्या हो, वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य ऐसी कंपनीज में उनको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं वो क्वालिफाइड हैं फॉर द मेंबर्स। अब सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है, तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब मामलों में उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरा वो सिविल सर्विस का या फिर ऑल इंडिया सर्विस का या फिर कोई सिविल पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी सिविल पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अधीन वो होना चाहिए, तो वो सेक्रेटरी बन सकता है। अब ये जो मेंबर्स होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अपॉइंट करती है। इनका जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है, इसका जो टेन्योर है वो 3 इयर्स है, रिटायरमेंट एज 65 इयर्स है, और उनको अगर रिज़ाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है। अब रिमूवल के क्या प्रोसेस है? इनके मेंबर्स को रिमूव इन क्राइटेरियाज पे किया जा सकता है। पहला कि अगर वो मेंबर बैंकरप्ट हो गया है, दूसरा अगर वो इम्प्रोनाइज हो गया है, उसे जेल हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जेल का कारण मॉरल टर्पिट्यूड से जुड़ा है, तो इस केस में उसे हटाया जा सकता है। अगर कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट है विदाउट स्पेसिफाइंग दैट ही इज इन लीव, और प्रूव्ड, और उसे जो है इस मैटर पे भी हटाया जा सकता है कि अगर वो अपने ऑफिस के अंडर किसी गवर्नमेंट के पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है। इन मामलों पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को हटा सकती है। अब फंक्शंस क्या है? जो हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए,
उसमें 14 पॉइंट मैंडेट था, 14 फंक्शंस दे रखे थे। तो वो 14 फंक्शंस कौन से हैं कि जो ये कमीशन का काम क्या है, सेफ गार्ड करना वुमेन के राइट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उन्हें रिव्यू करना, रेमेडियल मेजर्स देना उनके सुधार के लिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना इस इशू में। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर ऐसा लॉ पास करने जा रही है दैट इज़ रिलेटेड टू वुमेन, तो उस केस में ये कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, और कोई ऐसा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे देती है और जो काम वुमेन के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, वो फंक्शंस हमारे कमीशन परफॉर्म करता है। अब जो अपनी रिपोर्ट होती है, तो ये एनुअल रिपोर्ट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, और जो रिपोर्ट स्टेट से रिलेटेड होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मेमोरेंडा के साथ कि कौन सी रिकमेंडेशन मानी गई, कौन सी नहीं मानी गई, कौन सी क्यों नहीं मानी गई, ऐसे मेमोरेंडम के साथ वो रिपोर्ट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखी जाती है। और सेम विद स्टेट गवर्नमेंट कि फिर स्टेट गवर्नमेंट इसकी उस रिपोर्ट के साथ कौन सी रिकमेंडेशन इस कमीशन ने दी, कौन सी नहीं दी, कौन सी नहीं मानी गई, क्यों नहीं मानी गई, ऐसे मेमोरेंडम के साथ इसे स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाता है। अब पावर्स क्या हैं? जो हमारा ये कमीशन है ये वुमेन से रिलेटेड मामलों में इंक्वायरी कर सकता है, कमिटीज़ बना सकता है इंक्वायरी के लिए, और जो अब देखो 5 ही मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं और चेयरपर्सन है, तो कमेटी कैसे बनाएगा? तो इसके पास पावर है कि वो मेंबर्स को कोऑप्ट कर सकता है। कमीशन से बाहर जो कोई दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें भी ये अपॉइंट कर सकता है कमीशन फॉर दिस कमेटी, इंक्वायरी कमेटी। बस फ़र्क इतना होगा कि जो मेंबर्स जो कोऑप्ट किए गए हैं इनके पास प्रोसीडिंग्स का अधिकार तो होगा, प्रोसीडिंग्स में बैठने का अधिकार तो होगा, लेकिन उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होगा। अब जब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन काम करता है तो सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। उसके पास समन करने की पावर होती है एविडेंसेस को, वो एविडेंस को एफिडेविट्स पे लिखवा सकता है, वो रिकॉर्ड्स को रिक्वेशन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वो सारी पावर जब वो अपने काम करता है तब उसके पास हो जाती है। अब वर्किंग, तो जो रेजोल्यूशन बना था फॉर दिस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इस रेजोल्यूशन में 23 हेड्स कि इन इश्यूज़ पे कोई अगर कंप्लेन आती है तो हमारा जो ये कमीशन है वो काम कर सकता है। साथ में अगर उसे ऐसे दिखता है कि यहाँ पे राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सो मोटो रूप से, मतलब बिना पिटीशन के वो एक्शन ले सकता है। अब वो 23 हेड्स में से कुछ क्या है? अगर रेप होने की कोशिश हुई है, एसिड अटैक हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, अगर जेल्स में टॉर्चर हो रहा है वुमेन प्रिजनर्स का, अगर उनको फ्री लीगल एड नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वो मार्जिनलाइज्ड, उनको जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो ऐसी 23 हेडिंग्स कुछ हैं। उन क्राइटेरियाज पे हमारा जो ये कमीशन है वो काम करता है। अब कुछ पर्टिकुलर में वो कैसे काम करता है, तो जैसे अगर फैमिली से रिलेटेड मामले हैं तो इसमें वो काउंसलिंग की मदद से रिजॉल्व करता है। अगर जेल में टॉर्चर हो रहा है तो उसकी जो वो है रिपोर्ट वो पुलिस अथॉरिटीज़ को वो सबमिट करेगा। अगर क्या है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो हमारा एम्प्लॉयर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट रखे, और उस अगर विक्टिम जो है विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करें। अब पारिवारिक महिला लोक अदालत, तो ये क्या है? सो दिस इज़ अ कोर्ट, लोक अदालत का ही एक प्रकार है
जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज को सप्लीमेंट करता है। ये फैमिली रिलेटेड, स्पेशली वुमेन रिलेटेड इश्यूज को डील करता है, और ये लोक अदालत का ही एक प्रकार है। स्पीडी जस्टिस, कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है एक पिटीशन को फाइल उनका आउटकम आने में, तो स्पीडी जस्टिस के लिए बनाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पारिवारिक महिला लोक अदालत के, कि ट्रस्ट बढ़ाना है वुमेन्स में, क्या कि वो भी जस्टिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, उनके ग्रीवियांसेस को रेड्रेस करना है, और लोक अदालत में स्पीडी जस्टिस का उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देनी है। थैंक यू।